जी अदर सिद्दीक साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर दाखिला जो है हमारे? बहुत शुक्रिया काजी साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। और आप शौक में जो मर्जी करते रहे, रुका तो नहीं जा सकता ना। और राना सनाउल्लाह वैसे वकील भी हैं, याद रखिएगा, लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि शायद मेरा ख्याल वकालत नहीं की, इसलिए कानून पे इतना अबूर नहीं है। देखिए, आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन कहता है कि ये असेंबली ने तय करने हैं अपने, तो वो असेंबली ने तय कर लिए हुए हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब आपके हाउस में कोई और काम चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, उस वक्त ये पेश ही नहीं की जा सकती। जो उसकी एक पीछे लॉजिक है, यानी असेंबली में जो अपना काम चल रहा है, जो कानून साजी होनी है, इसे सिर्फ मनी बिल की हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल 112 को लेकर। आर्टिकल 112 मनी बिल तक तो रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रूल जिसको आईनी हैसियत हासिल है, उनमें ये लिखा हुआ, और बुनियादी वजह मैंने आपके सामने बता दी, वरना तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए आइन ने ये रूल्स है बाकायदा कदगन लगा दी है कि आप तहरीकी, अगर इतना शौक था तो पिछले 4 महीनों से आपने सुना नहीं कि जनाब हम गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, हम तरीके अदम एतमाद के लिए इतना कुछ तैयार है, तो आ जाते, क्यों नहीं आए? उसकी वजह है कि ये कानून का नफाज इनके ऊपर भी होना है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक इजलास चल रहा है ना, उस वक्त तक ना तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही तहरीके एतमाद आ सकती है। अगर ले आए, फिर वो स्पीकर का इख्तियार आपको पता मौजूद है, स्पीकर नहीं फिक्स करेगा उसको, ना फिक्स करनी चाहिए उसको, क्योंकि ये सारा हाउस जो चलाना है, स्पीकर इज द कस्टोडियन, वो है मास्टर ऑफ द हाउस, उसने सारे काम को चलाना। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तहरीके अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी थी। तो अगर वो आइन का आर्टिकल 95 पढ़ लें और 112 पढ़ लें, वो तो कहता है कब, यानी 4 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तो फैसला होना था। भाई वो तो जाकर 28 को टेबल हुई थी, 28 मार्च को टेबल हुई थी, और 3 अप्रैल आखिरी थी, और 27 तक असेंबलियत तहलील हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारे मामले में रखकर, और कौम के सामने अगर ये सारे हालात हमारे सामने रखते तो हमको कैसे पता चलना था? तो ये तो आप जेहन से निकाल दें कि सवाल ही पैदा। दूसरी जो बात आपने साथ की, जो गवर्नर राज के हवाले से 200 आर्टिकल 34 बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज भी एक ख्वाब है। ख्वाब इस तरह से है कि मुल्क में गवर्नर राज वो किस लिए लगाना चाहते हैं कि जनाब अब हटाना है एक वजीर आला को, तो भाई ये जमहूरियत किस बात की, और आइन आप रोन देंगे। 234 आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नर राज भी लगाना है तो गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा उस पे कि जनाब क्या हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कोई ऐसी हालात है जिसकी वजह से यहाँ इमरजेंसी लगाने का नफाज हो। तो इमरजेंसी के नफाज को गवर्नर राज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपने याद है कि सलमान तहसीन साहब के दौर में ये तजर्बा भी कर देखा, और कोर्टों ने उसको उड़ाकर बाहर फेंक दिया था। तो गवर्नर राज भी कोई चांस नहीं है इस वक्त लगने का, और इसीलिए इमरान खान साहब काफी मुतमईन है वो। और वैसे भी अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ भट्टी साहब, ये जरा शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब। अच्छा शुएब साहब, जरा रहनुमाई फरमाइए। एक तो जिस वजीर आला के पास एक सूबे में वाज़ेह अक्सरियत हो और वो असम्बली तहलील करना चाह रहा और उसको नंबर गेम पूरा हो, क्या ताकत से जोर से उसको रोका जा सकता है? और क्या उनका ये अमल तहलील करना आईनी होगा, गैर कानूनी? दूसरा जो अभी अदर साहब से सवाल किया था, असम्बली सेशन चल रहा हो, क्या ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेके कहना कि एतमाद का वोट ले या गवर्नर राज, दोनों सूरतों में आइन क्या कहता है? देखें, अजहर सिद्दीक साहब ने कुछ बातें आपको वाज़ेह कर दी। जहाँ तक डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का ताल्लुक है, वो आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली को सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि अगर चीफ मिनिस्टर, उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अक्सरियत साबित करे, वो उसका ये ज़रूरी नहीं है। वो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, जिस वक्त वो एडवाइस देगा, वो गवर्नर पाबंद है उसको डिसॉल्व करने का। अगर वो डिसॉल्व नहीं करता, 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्वर होगी वो असेंबली। सिर्फ शर्त ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हो चुकी हो इस दौरान,
और उस पर वोटिंग अभी ना हुई हो और उसका हतमी नतीजा सामने ना आया हो, तो सिर्फ उस वक्त तक ये काम रुकेगा। तो ये कोई पोजीशन आज तक है नहीं। दूसरी बात उन्होंने वाजे कर दी है कि इन हालात में तो वो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात जो आपने पूछी है कि क्या ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, ये आइन के तहत ये हुए अख्तियारात हैं चीफ एग्जेक्टिव के, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो सूबे का चीफ मिनिस्टर हो। लिहाजा जो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की जो पोजीशन है वो सेरिमोनियल है, उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकता कि जब एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की आ जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई कदगन नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर्स दोनों, खा वो पंजाब है या केपीके एक और रहनुमाई कर दे। ये तो बात आपने बड़ी क्लियर कर दी कि 48 घंटे बाद गवर्नर को पास जाएगा, तो फिर उसमें केयर टेकर वजीर आला या अख्तियारात किसके पास होंगे? आइन क्या कहता है? अगर तहलील हो जाती है असम्बली 2 सूबों की, तो पावर्स किसके पास जाएगी? देखिए, ये तो माजी में भी हमने देखा है। ये 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, तब भी जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा या चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, तब तक पावर्स जो हैं वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की रहती हैं। और इसी तरह या 2 दिन या 1 दिन पहले जब ये डिसॉल्व करते हैं, तो भी वो पावर्स उसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास रहेंगी। वो कंसल्टेटिव प्रोसेस भी वही रहेगा और उसके बाद वो कंसल्टेशन के नतीजे में नया जो चीफ एग्जीक्यूटिव आर्जी इंटरम यानी प्राइम मिनिस्टर करना हो या चीफ मिनिस्टर करना हो, दोनों सूरतों में वो जो पावर्स हैं वो उसी रहती हैं, उसी चीफ मिनिस्टर के पास, उसी प्राइम मिनिस्टर के पास जिसने असम्बली डिसॉल्व की हो, की एडवाइस दी हो, या वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह ही पावर्स एक्सरसाइज होंगी जब तक कि नया उसको ओथ नहीं लेता और वो अपने ऑफिस में नहीं आता। नहीं, अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अगर जो निगरान सेटअप या अगला सेटअप आएगा वो कौन, ये पोजीशन लीडर और सिटिंग सीएम जिसके पास इख्तियार रहेंगे निगरान हुकूमत आने तक, वो मिलके लगाएंगे या क्या तरीकाकार होगा? अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, आईन पाकिस्तान 1973 एक मुकम्मल कोड है। आइन का आर्टिकल 94 बड़ा क्लियर करता है कि जब तक नया यानी ये हाउस ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट खाली नहीं छोड़ी जा सकती, जब तक नया नहीं आता तब तक वही रहेगा चीफ मिनिस्टर। जैसे शोएब शाहीन साहब ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। और कंसल्टेटिव प्रोसेस बिल्कुल दे दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की लीडर की मुशावरत से आना है। अगर फर्ज करें उनकी मुशावरत में कोई नहीं आता, तो फिर आपको पता है एक स्पेशल कमेटी बनती है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत नहीं आएगा तो फिर अल्टीमेटली ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये एक प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें टाइम लाइन लिमिट के हवाले से अगर फर्ज डिले करते रहेंगे वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दोनों सूबाई असेंबलियां, जो सूबा पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, उनमें प्रोसेस ये होगा। लेकिन जहां तक नेशनल असेंबली चूंकि वहां डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इतना बड़ा हाउस खाली हो जाएगा और 66% यानी सूबा सिंध डाल लें या बलूचिस्तान डाल लें और नेशनल असेंबली डाल लें, तो 67% के करीब आपकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शन पे। वहां इनके लिए नेशनल असेंबली में एक मसला आएगा और वो ये सोचना चाहिए तहरीके इंसाफ को कि यहाँ पॉलिटिक्स भी करनी है। वहां क्या है, वहां अपोजिशन लीडर 20 सीटें जो इनके भगौड़े हैं, इनसे भागे हुए हैं और वो बैठे हैं राजा रियाज की शक्ल में। और वहां पॉलिटिक्स बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 123 ने इस्तीफे कहां मंजूर हुए हैं अभी, उसमें से 25 के करीब लोग वहां जाके असेंबली में बैठ जाएं और जाकर राजा रियाज को हटाएं, अपोजिशन लीडरशिप इनके पास आई, सारे मत जाएं। लेकिन वजह क्या है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस ने जो आइन ने फराहम किया है उसको पूरा करने के लिए इन्हें चाहिए कि ये पॉलिटिक्स करें और वहां जाकर उधर भी जाकर, और ये नजर जो आ रहा है हालात और वाकयात जिस जगह पे चल रहे हैं कि जब सूबाई असेंबलियों से ये मामला तहलील की तरफ चले जाएंगे तो नेशनल असेंबली के ऊपर प्रेशर आएगा और वहां पर अभी तो वो भी चाहेंगे फौरन डिसॉल्व करने की बात करेंगे, क्योंकि उनका अपोजिशन लीडर भी उनका है, लीडर ऑफ द हाउस भी उनका है। तो वो तो बड़े आराम से केयर टेकर सेटअप बना लेंगे और वो शोर डालते हम रह जाएंगे। ये वाला मामला भी सोचने की बात है।